अगर आपको विज्ञान समझ नहीं आता और आपको विज्ञान में टॉप भी करना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड AMD सहारनपुर। और आज हम विज्ञान को कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि आपको मज़ा भी आए बहुत ज़्यादा, समझ भी आए बहुत ज़्यादा और आपके नंबर भी आए बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज है हमारे पास यूपी बोर्ड का कक्षा 7 का विज्ञान और इसमें आज हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 5। तो हमारे 5वें चैप्टर का नाम है ऊष्मा एवं ताप। तो ऊष्मा क्या होती है और ताप क्या होता है और इन दोनों के बारे में हमें कौन कौन सी बातें पढ़नी है। आज हमारी सारा जो टॉपिक है, सारा जो लेक्चर है, पूरा जो वीडियो है वो इसी के ऊपर समर्पित है। तो सभी बच्चों को बहुत ध्यान से समझना है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि हर एक चीज़ को आपको ध्यान से समझते रहना है। हम लगभग 20 से 25 मिनट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वे आपके समझ में आ जाएंगे। और आपको इस बात का भी पता है कि कक्षा 6 के विज्ञान की प्लेलिस्ट भी आपके पास है और कक्षा 7 के विज्ञान की प्लेलिस्ट भी आपके पास है, जिसमें हम कक्षा 7 के विज्ञान की प्लेलिस्ट में अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर या इकाई नंबर 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज की पढ़ाई। यह है हमारे पास कक्षा 7 का विज्ञान और इसमें हम पढ़ रहे हैं इकाई नंबर 5, जिसका नाम है ऊष्मा एवं ताप। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ताप या टेम्परेचर का क्या मतलब होता है। क्या होता है ताप? किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की जो माप होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ताप। क्या कहते हैं? ताप। फिर हमें पता होना चाहिए ऊष्मा का क्या अर्थ है, ऊष्मा किसे कहते हैं। यदि कोई पूछता है ताप किसे कहते हैं तो आपको उत्तर देना है किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। फिर यदि कोई क्वेश्चन पूछता है ऊष्मा किसे कहते हैं तो आपको बताना है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिस पर किसी वस्तु का ताप निर्भर करता है। यानी एक ऐसी ऊर्जा जिसके ऊपर निर्भर करता है वस्तु का ताप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें उसके बाद कोई पूछ सकता है कि ताप का मापन हम किस प्रकार कर सकते हैं, ताप के मापन करने के क्या क्या तरीके हैं। तो ताप का मापन का मतलब हमें टेम्परेचर को नापना, ताप को नापना। किसी वस्तु के ताप को मापने के लिए तापमापी या थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो क्वेश्चन यही आ सकता है पेपर में कि किसी वस्तु के ताप को नापने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करते हो। आप उसे तापमापी भी कह सकते हो, थर्मामीटर भी कह सकते हो और थर्मोमीटर भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, थर्मामीटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि कोई पूछता है कि थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है थर्मामीटर होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के। ठीक है, थर्मामीटर से तो हम नापते हैं किसी भी वस्तु का ताप, और थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला जो थर्मामीटर है वो है डॉक्टरी थर्मामीटर। तो डॉक्टरी या डॉक्टरी थर्मामीटर वो होता है जब आपको बुखार होता है और डॉक्टर साहब अपने थर्मामीटर को आपके जीभ के नीचे लगाते हैं और घड़ी की तरफ देखते हैं 1.5 से 2 मिनट तक, और फिर वे बताते हैं कि आपको बुखार कितना हुआ है, 99, 100, 101, 102। ठीक है, फ़ारेनहाइट में नापते हैं वे ताप को। तो डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? इस पर 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक के चिन्ह बने होते हैं। तो ये भी सवाल परीक्षा में आ सकता है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उस पर निशान कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। यह बल्ब के पास कुछ मुड़ा हुआ होता है। तो बल्ब के पास थोड़ा सा लास्ट में वो मुड़ा हुआ होगा, जिसके कारण बुखार नापने के बाद पारा अपने आप नीचे नहीं आता है। बुखार नापने के कारण पारा अपने आप नीचे नहीं आएगा। जितना चढ़ेगा वो गर्मी पाकर यानी ऊष्मा से या ताप से चढ़ तो जाएगा ऊपर उसमें पारा, पर अपने आप नीचे नहीं आता है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग भी होता है। आपने देखे होंगे कि आजकल ऐसे थर्मामीटर हमारे पास हैं जो डिजिटल हैं, यानी जिनमें लिखा हुआ आता है कि भाई टेम्परेचर जो बॉडी का है, शरीर का जो ताप है वो
इतने डिग्री सेल्सियस है या इतना फ़ारेनहाइट है, इतना फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो उसे कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखना, डिग्री सी में तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले उसे एंटीसेप्टिक घोल से धो लेना चाहिए। जब भी आप थर्मामीटर का प्रयोग करते हो तो उसे पहले एंटीसेप्टिक घोल से धो लेना चाहिए, क्योंकि वो पहले किसी और ने प्रयोग किया हुआ होगा ना, क्या पता किसने प्रयोग कर रखा है उसे पहले, तो पहले हमें उसे धो लेना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, तब थर्मामीटर का दोबारा प्रयोग करना चाहिए। थर्मामीटर के बल्ब को 2 मिनट तक जीभ के नीचे रखना चाहिए। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब थर्मामीटर से आप जब भी बुखार नाप रहे हो, शरीर का ताप नाप रहे हो, तो वो थर्मामीटर 2 मिनट तक कम से कम आपकी जीभ के नीचे रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलो, समझ में आई ना सारी बातें। उसके बाद हम थर्मामीटर का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, ये भी अब पता होना चाहिए। पहली बात, ताप पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में, यानी जब भी आप ताप पढ़ते हो तो आपको जो इसका पारे का जो तल है, जहां तक पारा चढ़ा है, वो आपके यहाँ ये है दृष्टि रेखा, आपकी आंख के बिल्कुल सामने होना चाहिए वो, जिससे आप सही पढ़ो टेम्परेचर को बिल्कुल। ये है दृष्टि रेखा के सीध में होने का मतलब, ताप पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। झटका मारते समय किसी कठोर वस्तु से टकराना नहीं चाहिए। जब हम दोबारा थर्मामीटर को प्रयोग करते हैं तो उसे ऐसे झटकते हैं, ऐसे झटकते हैं, ऐसे ऐसे इसलिए झटकते हैं जिससे पारा जितना ऊपर चढ़ा हुआ है ना वो नीचे आ जाए फिर दोबारा से। तो आप झटकते समय ये ध्यान रखना कि आसपास कोई कठोर वस्तु ना हो, कभी उसके ऊपर वो टकरा जाए, कांच का बना हुआ होता है ना, और टूट जाए। उसके बाद बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। जो आगे उसमें बल्ब होता है, घुंडी सी होती है, उसे हाथ से नहीं पकड़ना है, उसे नहीं पकड़ना हाथ से, ठीक है। उसे आप एंटीसेप्टिक से साफ कर सकते हो, जैसे स्प्रिट से साफ कर सकते हो कॉटन पर लगाकर, तो हाथ से बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। इसका उपयोग केवल मनुष्य के शरीर का ताप मापने के लिए ही करना चाहिए। तो ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसका प्रयोग सिर्फ मनुष्य के ताप को नापने के लिए ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गाय, भैंस, घोड़ा, खच्चर, गधा और बहुत सारे और भी गर्म पानी को नाप रहे कि कितना गर्म हुआ। तो सिर्फ हमें क्या करना है, इसका उपयोग सिर्फ मनुष्य के शरीर के ताप को नापने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो थर्मामीटर होता है वो होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर साइज में थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है, और वो सिर्फ प्रयोगशाला में ही प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर प्रयोग करते हैं उससे आप अपने शरीर का ताप नहीं नाप सकते। तो इसमें पैमाना बनाने के लिए तापमापी को बर्फ के टुकड़े में रखते हैं। पहले तो आप थर्मामीटर को रखो बर्फ के टुकड़े में, पारा ठंडा होकर जहां ठहरता है उस बिंदु पर 0 डिग्री सी तथा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लेते हैं। तो आपका जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है, पहले तो उसे उसके बल्ब को बर्फ में डुबाओ और बर्फ में उसे रखकर देखो, जहां तक पारा आया वहां निशान लगा दो, और निशान लगाने के बाद उसके ऊपर लिख दो 0 डिग्री सी या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों ही लिख दो। तथा उसे अधो बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधो बिंदु, की वहां से वो चढ़ना शुरू होगा। अब उसे उबलते जल के वाष्प में रखते हैं, जहां पानी उबल रहा है उसकी भाप में रखो उसे। पारा जहां तक चढ़ता है वहां 100 डिग्री सी तथा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, तथा उसे ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि अधो बिंदु क्या होता है और ऊर्ध्व बिंदु क्या होता है। जब हमने प्रयोगशाला थर्मामीटर को रखा बर्फ में, तो पारा जहां तक था उस बिंदु को 0 डिग्री सी कहोगे, और या फिर आप उसे कहोगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसे आप कहोगे अधो बिंदु।
और जब आप उसी तापमापी यानी थर्मोमीटर को या थर्मामीटर को रखोगे पानी की भाप में, उबलते हुए पानी की भाप में रखोगे, तो पारा जहां तक चढ़ेगा वहां 100 डिग्री सी लिखोगे या 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों ही लिख देना। और उस जहां तक पारा चढ़ा उस बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। उसके बाद अगली बात, 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी को 100 बराबर भागों में तथा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो डिग्री सी वाला जो पैमाना है उसे तो बांटना है आपको 100 बराबर भागों में, और फ़ारेनहाइट वाले पैमाने को बांटना है आपको 180 बराबर भागों में। ठीक है, इस तरीके से थर्मामीटर जो तापमापी है आपकी प्रयोगशाला वो तैयार की जाती है। और एक ये फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला ये है डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला। जब आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो इस पैमाने का, इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हो। ये सूत्र है C/5 बराबर F-32/9। इसके ऊपर परीक्षा में सवाल आएगा, ध्यान रखना। C तो सेल्सियस में ताप है और F है फ़ारेनहाइट में ताप। क्लियर? अब देखो अगली बात कर रहे हैं हम। एक ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको केल्विन और सेल्सियस को आपस में बदलना हो। यदि आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया और उसे केल्विन में बदलना है तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। ये भी सूत्र आपके याद होना चाहिए, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है, जो भी ताप है, उसमें 273 जब आप जोड़ोगे तो वो सेल्सियस वाला ताप केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, इससे आप सेल्सियस से केल्विन बना सकते हो और केल्विन से सेल्सियस भी बना सकते हो, क्योंकि ताप नापने के 3 तरीके मुख्य हैं। एक तो है डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन। तो ये तीनों के तीनों आपस में कैसे बदले जाएंगे वो, उसके लिए 2 फार्मूले मैंने आपको यहाँ बताए हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है ऊष्मा की अभिधारणा। ऊष्मा की अभिधारणा की ऊष्मा होती क्या है, ऊष्मा क्या होती है। वैसे तो आपको पता है कि ऊष्मा एक ऊर्जा है जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है वस्तु का ताप। तो देखो जरा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा के आदान प्रदान से किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन होता है। यदि किसी वस्तु को ऊष्मा आप दे रहे तो उस वस्तु का ताप बढ़ता चला जाएगा, यानी वो गर्म होती चली जाएगी। और यदि किसी वस्तु से आप ऊष्मा ले रहे तो उस वस्तु का ताप घटता चला जाएगा, अर्थात वो ठंडी होती चली जाएगी। ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। अब जैसे मैं कोई भी टॉपिक लिखवाता हूँ उसमें ये पॉइंट बनवाता हूँ ना, ऐसे ऐसे पॉइंट, ये पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। मतलब ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। जैसे रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है ऊर्जा की जगह खाली छोड़ के। और ऊष्मा के आदान प्रदान से किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन होता है। यदि ऊष्मा किसी से लोगे तो उसका ताप घट जाएगा, और यदि किसी को ऊष्मा दोगे तो उसका ताप बढ़ जाएगा। उसके बाद ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में होता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में होता है। यह बात ध्यान रखनी है कि गर्म से ठंडी वस्तु में ही तो ऊष्मा जाएगी, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ही तो ऊष्मा जाएगी। उसके बाद हमें पता होना चाहिए ऊष्मा का मात्रक। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये जितने भी पॉइंट बने हुए हैं ना, वे अपने आप में क्वेश्चन हैं। SI पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। ये सवाल आता है पेपर में कि SI पद्धति में ऊष्मा का मात्रक बताओ क्या होता है। अन्य मात्रक ऊष्मा का कैलोरी है एक तो, और एक है किलो कैलोरी। ये भी दोनों ऊष्मा के मात्रक हैं। ये भी सवाल परीक्षा में आ जाता है कि एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। वह पूछते हैं एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 जूल। और ये भी सवाल आता है एक किलो कैलोरी में कितने जूल हो जाएंगे, 4.18 गुणा 1000। 10 की घात 3 का मतलब 1000 ही तो होता है, और किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो यदि कोई पूछता है एक किलो कैलोरी में कितने जूल हैं, तो 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। और एक कैलोरी में कितने जूल हैं, 4.18 जूल है। फिर कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है एक कैलोरी की, कि आप एक कैलोरी से क्या समझते हो, एक कैलोरी का मतलब क्या है। ये इंपॉर्टेंट है,
एक कैलोरी की परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है। एक कैलोरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं एक कैलोरी? देखो, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। तो आपके पास 1 ग्राम शुद्ध जल होना चाहिए और उसका ताप आपको 1 डिग्री सी बढ़ाना है। तो उसका ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आपको जरूरत पड़ेगी ना, उस ऊष्मा की मात्रा को ही आप कहोगे 1 कैलोरी। तो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। फिर हमें पता होनी चाहिए ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का मतलब आपके पास कोई भी वस्तु है, पूरी वस्तु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता आपको होगी उसे आप ऊष्माधारिता कहोगे। देखो यहां लिखा हुआ है किसी पूरी वस्तु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी आपको पूरी वस्तु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाना है। और यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूरी वस्तु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आपको आवश्यकता पड़ेगी उसे आप कहोगे ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता की परिभाषा आपको आनी चाहिए जरूर, कैलोरी की परिभाषा आपको आनी चाहिए जरूर। यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक वस्तु की ऊष्माधारिता अलग अलग होती है। जो बड़ी वस्तु होगी उसकी ऊष्माधारिता ज्यादा होगी, क्योंकि बड़ी सी वस्तु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी आपको। और जो छोटी वस्तु होगी है, जो छोटी वस्तु होगी उसकी ऊष्माधारिता कम होगी, क्योंकि छोटी वस्तु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मा की निर्भरता। ऊष्मा की निर्भरता, निर्भरता कहते हैं निर्भर करना, आश्रित होना, डिपेंड होना। किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है ऊष्मा? किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अब ध्यान से समझना, आपने किसी वस्तु को ऊष्मा दी, जैसे आपकी मम्मी ने चूल्हे के ऊपर भिगोना रख रखा, उसमें कुछ बना रही में, तो चूल्हा जलाने पर आप उस जो भी चीज बन रही है भिगोने में, बर्तन में, उसे ऊष्मा ही तो दी जा रही है, ठीक है। गर्म कर रहे तो ऊष्मा तो दे रहे ना उसे, जब तो वो गर्म होगी। अभी तो हमने बात करी कि ऊष्मा वो ऊर्जा होती है जिसके ऊपर वस्तु का ताप निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु को ऊष्मा दी तो उसका ताप बढ़ता रहेगा, और यदि किसी वस्तु से ऊष्मा आप ले लेते हो तो उसका ताप घटता रहेगा। ऊष्मा देने के लिए तो हमारे घरों में चूल्हा है, या तो चूल्हा, या तो ओवन, और या तो अंगीठी, या तो इंडक्शन चूल्हा, किसी भी तरह का हो, चूल्हे का काम ऊष्मा देना ही होता है। आप मुझे किसी ऐसे उपकरण का नाम बता सकते हो जो आपके घर में है और जिसका काम ऊष्मा देना नहीं ऊष्मा लेना है वस्तुओं से? बताओ कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका काम वस्तुओं से ऊष्मा लेना है? वो उपकरण है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। फ्रिज के अंदर जो भी वस्तु आप रखते हो ना, फ्रिज उन सभी वस्तुओं में से ऊष्मा को छीन लेता है, इसलिए वे वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं। जब किसी वस्तु को आप ऊष्मा दोगे तो वो गर्म हो जाएगी, और जब किसी वस्तु से ऊष्मा लोगे तो वो ठंडी हो जाएगी। तो फ्रिज इसका बिल्कुल उल्टा काम करता है चूल्हे का। देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी Q समानुपाती M। Q का मतलब ऊष्मा की मात्रा और M का मतलब मास। मास कहते हैं द्रव्यमान को इंग्लिश में, MASS। तो जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा ऊष्मा भी तो उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी उसे। उसके बाद ताप परिवर्तन के समानुपाती होती है, यानी Q समानुपाती डेल्टा T। दी गई ऊष्मा समानुपाती डेल्टा माने परिवर्तन, T माने टेम्परेचर या ताप के समानुपाती होती है। अतः संबंध 1 व 2 से Q के समानुपाती M है, Q के समानुपाती डेल्टा T है, तो Q के समानुपाती M और डेल्टा T दोनों को हमने रख दिया, M को यहाँ से और डेल्टा T को यहाँ से। ये रहा M, ये रहा डेल्टा T। जब आप इस समानुपाती का निशान हटाकर बराबर का निशान लगाओगे तो यहाँ एक नियतांक लगाओगे S। यह S एक नियतांक है, एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी, जो भी आप कहते हो। जहाँ S क्या है? स्थिरांक है जिसे आप विशिष्ट ऊष्मा कहते हो। M क्या है? M क्या है? द्रव्यमान। M है
वस्तु का द्रव्यमान, और डेल्टा टी क्या है, ताप में परिवर्तन। अब यहाँ एक चीज देखनी है आपको, यह फार्मूला आया हमारे पास सूत्र आया Q बराबर एस एम डेल्टा टी। एस विशिष्ट ऊष्मा, एम वस्तु का द्रव्यमान, डेल्टा टी ताप में कितनी वृद्धि आपने कर दी। तो यहाँ एक पॉइंट सिखाया गया है, इसे ध्यान से देखना। यदि हम कहेंगे वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, हमारे पास जो वस्तु है जिसे हम ऊष्मा दे रहे हैं उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और डेल्टा टी है 1 डिग्री सी, हमने उसे जब ऊष्मा दी तो उस वस्तु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ा है। तो यदि इसका मान भी 1 है 1 किलोग्राम और इसका मान भी 1 है 1 डिग्री सी, तो बताओ ये तो इन 1 गुणा 1 तो 1 रहेगा, और 1 में एस की गुणा करोगे तो ऐसे ही रहेगा। तो क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एस के। तो हमने लिखा कि यदि वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो एम, यदि ताप में वृद्धि 1 डिग्री सी हो डेल्टा टी, तो बताओ क्यू बराबर एस हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा ना। क्यू का मतलब वस्तु को दी गई ऊष्मा, और एस क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका मतलब इससे एक परिभाषा समझ में आई कि 1 किलोग्राम की वस्तु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, एस कहते हैं। अतः यह परिभाषा लिखी है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान का मतलब 1 किलोग्राम, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बन गई है, किसकी परिभाषा बनी, विशिष्ट ऊष्मा की। और विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा भी परीक्षा में पूछी जाती है, ध्यान रखना कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, यानी एम द्रव्यमान एकांक का मतलब 1 किलोग्राम भी लिख सकते हो आप यहाँ, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एक पॉइंट है बहुत अच्छा, देखो, प्रत्येक पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का मान अलग अलग होता है। जैसे प्रत्येक पदार्थ की ऊष्माधारिता का मान अलग अलग होता है, इसी तरीके से प्रत्येक पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का मान अलग अलग होता है। जैसे लोहे की विशिष्ट ऊष्मा अलग होगी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अलग होगी, कांच की विशिष्ट ऊष्मा अलग होगी। किसी भी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता आपको पड़ेगी उस ऊष्मा की मात्रा को ही आप उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहोगे। उसके बाद आता है ऊष्मा का संचरण, यानी ऊष्मा कैसे जाती है एक जगह से दूसरी जगह। संचरण माने चलना। ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। कोई पूछता है ऊष्मा का संचरण का मतलब क्या है, तो आप बताओगे ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। क्लियर। उसके बाद ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से 3 विधियों द्वारा होता है। 3 तरीके हैं ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के। पहला तरीका है चालन, क्या है, चालन। दूसरा तरीका है संवहन, और तीसरा तरीका है विकिरण। अब चालन, संवहन और विकिरण के बारे में एक मोटी सी बात यहाँ बता देता हूँ, बाकी मैं समझाऊंगा। जो ठोस पदार्थ हैं उसमें ऊष्मा चालन विधि द्वारा चलती है। कौन सी विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा। और जो द्रव पदार्थ हैं, द्रव पदार्थों में ऊष्मा संवहन विधि द्वारा चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और जो विकिरण विधि है इसका प्रयोग गैस या निर्वात, निर्वात किसे कहते हैं, जहां हवा भी ना हो। निर माने विदाउट, वात माने वायु, जहां वायु भी ना हो। तो गैस में और निर्वात में ऊष्मा विकिरण द्वारा चलती है, किरणों के द्वारा। ठीक है। तो चालन, संवहन और विकिरण को 1 बाय 1 समझेंगे, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं चालन की। देखो लिखा हुआ है ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि ये एक ठोस का टुकड़ा है, मान लो आपके पास लोहे की एक छड़ है। अब इसमें तो बहुत सारे लोहे के परमाणु होंगे, ठीक है। मैंने लोहे के परमाणुओं की 2 लाइन बना दी, यहाँ देखते रहना ध्यान से। ये लोहे के परमाणुओं की 3 लाइन बना दी। चलो अब क्या हुआ कि आपने इधर से इसे गर्म करना शुरू कर दिया। यहाँ आपने एक मोमबत्ती जला दी इसके नीचे, यहाँ ठीक है, यहाँ से आप गर्म कर रहे हैं। और यहाँ से एक बच्चे ने इसे पकड़ रखा है, एक बच्चा है और उसने यहाँ इसके ऊपर हाथ लगा रखा है इस तरीके से। तो जब आप इसे इधर से गर्म कर रहे तो ऊष्मा सबसे पहले
इस परमाणु को मिली होगी, इस परमाणु ने ऊष्मा दे दी अगले परमाणु को, फिर उसने अगले को दे दी, 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 उसने अगले को दे दी। इस तरीके से ये ऊष्मा यहाँ तक पहुंची और कुछ समय बाद इस बच्चे को महसूस होगा कि ये जो छड़ है लोहे की वो यहाँ से गर्म होने लग गई। हमने गर्म तो करी थी यहाँ, पर वो ऊष्मा वहां तक पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने देखा होगा कि एक छत है और उसमें लेंटर लगाने लग रहे हैं, तो ये बहुत सारे मजदूर खड़े हुए लाइन से। तो वो जो मसाला है, मसाले का मतलब कंक्रीट, कंक्रीट जो है उसका उसका तसला इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, सारे मजदूर लाइन से खड़े हुए। या फिर उन्हें ईंट लेके जानी ऊपर तक, तो मैं सारे लाइन से खड़े हुए, पहले ने दूसरे को ईंट पकड़ाई, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, इस तरीके से ईंट लास्ट तक पहुंच जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको पता है कि ठोस के जो कण होते हैं वे अपने स्थान पर ही रहते हैं, कंपन कर सकते हैं, अपने स्थान को छोड़ के जा नहीं सकते। इसलिए ठोस पदार्थों में ऊष्मा एक परमाणु से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में, इस तरह ऊष्मा आगे जाती रहती है और लास्ट तक पहुंच जाती है। यही बात लिखी हुई है यहाँ कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। चालन विधि इसे ही कहते हैं कि बराबर वाले को पकड़ा देना ऊष्मा की, ले भाई मैं तेरी ऊष्मा ये है, इसे आगे पकड़ा दे। यहाँ लिखा हुआ है इस विधि में ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु के पास तथा दूसरे अणु से तीसरे अणु के पास तथा इसी क्रम में आगे चलती रहती है। पहले ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को। अणु लिख दो या परमाणु लिख दो या कण लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण किसमें होता है? ठोस पदार्थों में। अब हम बात करेंगे संवहन। संवहन क्या होता है? देखो मैं बताता हूं। संवहन ये होता है कि मान लो आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में यहां तक आपने भर रखा है कोई भी द्रव, जैसे पानी भर रखा, और आप इसे चूल्हे के ऊपर रखकर गर्म कर रहे हो। तो सबसे पहले नीचे के जो परमाणु हैं वे गर्म हो जाएंगे और गर्म होकर वे चले जाएंगे ऊपर। ऊष्मा को लेकर कहाँ चले गए? ऊपर। ये तो चले गए ऊपर, और इनके ऊपर जो परमाणु थे यहाँ, वे आ जाएंगे यहाँ नीचे। समझ रहे आप? तो नीचे के परमाणु गर्म होते जा रहे और ऊपर ले जा रहे ऊष्मा को, और उनकी जगह दूसरे परमाणु नीचे आ जाते हैं गर्म होने के लिए कि हमें भी गर्म कर दो, हम भी ऊपर चले जाएंगे। आ रहा समझ में? तो इसमें लाइन नहीं बना रखी कि पहले ने ऊष्मा दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी ना। संवहन का मतलब ये अपने आप यहाँ से ऊष्मा उठाएगा, ऊपर तक जाएगा, जो गर्म होता रहेगा वो ऊपर जाता रहेगा। तो पानी को ऊपर से टच करोगे गर्म लगेगा, अंदर वो इतना गर्म नहीं है जितना ऊपर गर्म लगेगा। इसे कहते हैं संवहन। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा ही होता है। द्रव में सबसे ज्यादा, गैस में भी थोड़ा होता है। इस विधि में जो अणु ऊष्मा को ग्रहण करके गर्म होते रहते हैं वे हल्के होने के कारण सबसे ऊपर पहुंचते जाते हैं। भाई गर्म अणु है, हल्का हो जाएगा, ऊपर तो पहुंच ही जाएगा। तथा ठंडे अणु उनके स्थान पर नीचे आते रहते हैं। बताओ, यही बात नहीं समझाई क्या मैंने आपको? जो गर्म होता जाएगा वो ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि गर्म हल्का होता है और ठंडा होता है भारी। उसके बाद विकिरण। विकिरण का मतलब ऐसे है कि मान लो आपके पास ये सूर्य है और ये है हमारी पृथ्वी, तो यहां से किरणों के द्वारा ही तो ऊष्मा आ रही पृथ्वी तक। प्रकाश तो आ ही रहा, पर ऊष्मा भी तो आ रही प्रकाश के साथ साथ, गर्मी भी तो आ रही। सूरज में धूप में खड़े होके देखो, पता चल जाएगा कि ऊष्मा आ रही है या नहीं आ रही है। विकिरण का मतलब किरणों के रूप में चलना ऊष्मा का। तो जब कोई वस्तु गर्म होती है तो वह अपने चारों ओर ऊष्मा को किरणों के रूप में संचरित करती है, फैलाती है ऊष्मा को किरणों के रूप में, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि को ही विकिरण कहते हैं। और हवा में, गैस में, निर्वात में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो विकिरण विधि द्वारा ही होता है, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आती है। उसके बाद हम बात करेंगे ऊष्मा के सुचालक। आपको तो पता है सुचालक वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा संचरित हो सकती है, चल सकती है, प्रवाहित हो सकती है। तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है उन्हें सुचालक या चालक कहते हैं। ऊष्मा के सुचालक या ऊष्मा के चालक, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि। और ऊष्मा के कुचालक कौन से होते हैं?
जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें कुचालक या अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, आपको पता है कि वो जो आपका बहुत सारे, जैसे तवा है आपका हैंडल वाला तवा, तो उसका हैंडल लकड़ी का इसीलिए तो बना होता है क्योंकि तवा तो है लोहे का बना हुआ, वो तो गर्म हो जाएगा, ऊष्मा का सुचालक है लोहा। पर जब उसे पकड़ेंगे तो लकड़ी के हैंडल से पकड़ेंगे क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, वो नहीं गर्म होने का हैंडल उसका। कांच, कांच भी ऊष्मा का कुचालक है। कागज, ऊन, पोर्सिलीन, वायु आदि, ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक। ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ध्यान से समझना। हमारे पास ये ठोस अवस्था है, जैसे हमने उदाहरण लिया बर्फ का। यह है द्रव अवस्था, जैसे उदाहरण लिया जल का। यह गैस अवस्था है, जैसे उदाहरण लिया वाष्प का। तो जब आप ठोस को यानी बर्फ को आप गर्म कर दो। बर्फ को जब गर्म करोगे तो बर्फ गर्म होकर पिघल जाएगी और जल में बदल जाएगी, यानी ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और जब कोई ठोस को गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में बदल जाता है ना, तो इस घटना को हम कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन। अब आ जाओ इसके उल्टे पर। आपने ये काम तो कर दिया कि ठोस को गर्म करके द्रव में बदल दिया, पिघल गया वो, तो उसे गलन या पिघलना भी कह सकते हो आप। और यदि आपके पास जल है और आपने उसे ठंडा कर दिया, फ्रिज में रखकर, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखकर ठंडा कर दिया, तो वो जल किस में बदल जाएगा? बर्फ में। तो किसी द्रव को ठंडा करने पर उसका ठोस अवस्था में बदल जाना, इस क्रिया को हम कहते हैं हिमायन। हिम माने बर्फ होता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? हिमायन। अब आ जाओ आगे अगले वाले स्टेप पर। मान लो आपके पास कोई द्रव है और आपने उस द्रव को गर्म करके किसमें बदल दिया? गैस में या वाष्प में बदल दिया, तो इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। कि आपके पास कोई जैसे जल था, गर्म करके उसे किस में बदल दिया? भाप में या वाष्प में बदल दिया, तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। इसका उल्टा, आपके पास गैस या वाष्प थी, आपने उसे ठंडा कर दिया और ठंडा करने पर वो द्रव या जल में बदल गया, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। तो चार तो चीजें यहाँ सीख ली। ठोस को गर्म करके द्रव में बदलना गलन, और द्रव को ठंडा करके ठोस में बदलना हिमायन। द्रव को गर्म करके वाष्प या गैस में बदलना वाष्पन, और गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलना संघनन। अब इसी तरीके से यहाँ है, भाई आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, आपने उसे गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद वो सीधा गैस में बदल गया। वैसे तो आपको पता है कि ठोस पदार्थ को गर्म करोगे तो पहले तो द्रव बनेगा ना, और द्रव को गर्म करोगे तो फिर गैस बनेगी। पर इस दुनिया में कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और गर्म करने पर वे द्रव में नहीं बदलते। वे ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं, जैसे कपूर है। ठीक है, कपूर ऐसा ही होता है। जैसे आयोडीन भी ऐसा ही होता है कि कुछ ठोस पदार्थ इस दुनिया में ऐसे हैं कि वे गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलते, वे गर्म करने पर ठोस से सीधा गैस में बदलते हैं। और इस क्रिया को, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वो सीधा ही गैस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थों को कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, जैसे कपूर और आयोडीन। इसका उल्टा, मान लो आपके पास कोई गैस थी, आपने उसे ठंडा करा, ठंडा करने पर सीधा ठोस में बदल गई, तो इस क्रिया को कहते हैं प्रति ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? प्रति ऊर्ध्वपातन। तो 6 क्रियाएं हैं: गलन, हिमायन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन और प्रति ऊर्ध्वपातन। ये सब आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा गलनांक। क्या है? गलनांक। गलनांक, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक ही मात्रा आनी चाहिए थी, सही कर लेना। वो तो हाँ सही तो है, सही लिखा हुआ। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है उसे उस ठोस का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी है। कोई भी ठोस को आप गर्म कर रहे, जिस ताप पर वो पिघलना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, जिस ताप पर गलना शुरू हो जाएगा उसे ही आप गलनांक कहोगे। अब हम बात करेंगे क्वथनांक की। क्वथनांक माने उबलना ही तो होगा, उबलने वाला ताप। जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे ऊष्मा का प्रभाव।
देखो ऊष्मा का प्रभाव, कितने बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इसमें से। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, पदार्थ के ताप में वृद्धि। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दोगे तो उसका ताप तो बढ़ेगा ही। नंबर 2, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे आपने बर्फ को ऊष्मा दी और वो किस में बदल गया, पानी में बदल गया। पानी को ऊष्मा दी, वो भाप में बदल गया। तो पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है ऊष्मा देने पर। नंबर 3, पदार्थ में प्रसार। प्रसार माने फैल जाना। जैसे लोहे को आप गर्म करते हो वो थोड़ा सा फैल जाता है, धातुओं को गर्म करने पर उनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। और जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार। तो अब हम बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार की ही। ऊष्मीय प्रसार का मतलब किसी पदार्थ को आपने गर्म कर दिया, ऊष्मा दे दी, और गर्म करने या ऊष्मा देने पर उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसे हम घटना को कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, यह घटना ही ऊष्मीय प्रसार कहलाती है, ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार। और ऊष्मीय प्रसार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोसों का प्रसार। ठोसों का प्रसार। ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। ये गुण धातुओं में सबसे अधिक देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा गुण ये धातुओं में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार की बात कर ली। अब हम बात करेंगे द्रवों में ऊष्मीय प्रसार की। द्रव को गर्म करोगे तो वो भी फैल जाएगा। ठोस की तरह द्रव भी गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, अर्थात द्रवों में भी प्रसार होता है। द्रवों में भी क्या होता है, प्रसार। अब बात करते हैं गैसों में प्रसार की। ठोस तथा द्रव की तरह गैसें भी गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं, अर्थात गैसों में भी प्रसार होता है। तो गर्म करने पर जो प्रसार होता है उसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और ऊष्मीय प्रसार ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। अगला चैप्टर आ गया था, यहाँ रख लो इसे यहाँ, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, गैसों में प्रसार हो गया। दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव। दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है, अब देखना ध्यान से। पहला, बहुत आता है क्वेश्चन, पहला पॉइंट। भाई मान लो हम रेल की पटरी बना रहे हैं, तो हमने एक गार्टर ये लगाया, गार्टर ये लगाया, उसके बाद अगला गार्टर जब लगाते हैं ना इसके सामने, फिर अगला गार्टर लगाते हैं। रेल की पटरी ऐसी तो बनती है। तो आप देख रहे पटरी या दो गार्टर को देख लो, इस वाले गार्टर को देख लो और इस वाले, इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा आपको, इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा। जब दो गार्टर जोड़े जाते हैं ना रेल की पटरी बनाते समय, तो उन्हें बिल्कुल जोड़ते नहीं है, बीच में उनके थोड़ी सी दूरी ऐसे रखते हैं, क्योंकि गर्मियां जब आएंगी तो वे जो रेल की पटरी है उसकी लंबाई में ऊष्मीय प्रसार होगा। और यदि आपने ऐसे मिला दिया उन्हें और गर्मियों में उसकी लंबाई बढ़ी तो वो मुड़ जाएंगी ऐसे, तो हमें सीधी रहनी चाहिए, इसलिए बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, ठीक है। तो देखो यही बात लिखी हुई है, रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी न हो जाए। समझ रहे, देखो बीच में गैप रखा जाता है, कभी भी देख लेना। नंबर 2, दो खंभों के बीच तार को ढीला बांधा जाता है। मान लो एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, तार जब लगाएंगे तो तार थोड़े से ढीले रखेंगे, क्योंकि सर्दियों में वो तार सिकुड़ेगा ना। और यदि सर्दियों में तार आपने अभी पूरा टाइट कर दिया गर्मियों में, और सर्दियों में वो सिकुड़ेगा, तो खंभे तो फिर गिर जाएंगे। तो दो खंभों के बीच तार को ढीला बांधा जाता है ताकि सर्दी में तार सिकुड़ने पर खंभे टेढ़े न हो जाएं। नंबर 3, दो फंसे गिलास को निकालने के लिए, ऐसा बहुत होता है आपके साथ कि एक गिलास तो ये है और इसके अंदर एक गिलास फंसा पड़ा, इस तरीके से फंस गया इसके अंदर एक दूसरा गिलास यहाँ, और मैं निकल ही नहीं रहा, आप बड़ों को कह रहे कि निकाल दो। तो दो फंसे गिलास को निकालने के लिए उनको गर्म करते हैं जिससे उनमें प्रसार होकर वह आसानी से निकल सकें। समझ गया बात। तो फंसे हुए गिलास निकालने हैं, निकाल लिया तो आपने बढ़िया है, नहीं निकालना तो उन्हें गर्म कर दो, गर्म पानी में उन्हें गर्म कर दो, तो बाहर वाला गिलास थोड़ा सा फैल जाएगा और फिर वो निकल जाएगा। ऊष्मीय प्रसार का मतलब गर्म होकर किसी भी वस्तु का फैल जाना, बड़ा हो जाना थोड़ा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने 5वां चैप्टर कंप्लीट कर दिया।
हर एक चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी, यदि ध्यान से आपने समझा होगा तो। चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे इससे अगले लेक्चर में और उसी में ही खत्म कर देंगे। आपके पास कक्षा 6 विज्ञान की प्लेलिस्ट भी है, कक्षा 7 विज्ञान की प्लेलिस्ट भी है, कक्षा 9 और 10 के विज्ञान की प्लेलिस्ट भी आपके पास है, कक्षा 11 और 12 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपके पास है। जिसकी आवश्यकता है उसे आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू वेरी मच for watching this lecture and best of luck for your exam. Okay, bye, take care.